हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब प्लस आईएनजी से बना शब्द एक सेंटेंस में किन किन रूपों में आ सकता है। देखिए, वैसे तो वर्ब प्लस आईएनजी से बना हुआ शब्द सेंटेंस में जीरेंड के रूप में आ सकता है, वर्ब के रूप में आ सकता है, पार्टिसिपल के रूप में आ सकता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि वर्ब प्लस आईएनजी से बना हुआ कोई शब्द कब जीरेंड होता है, कब पार्टिसिपल होती है, कब वर्ब होती है। तो इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीरेंड कि वर्ब प्लस आईएनजी से बना हुआ शब्द जीरेंड कब होता है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस में वर्ब प्लस आईएनजी से बना हुआ कोई शब्द सेंटेंस में जीरेंड का काम कर रहा है। तो देखिए, इन सेंटेंसेस को देखिए, 4 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने यहाँ पे। तो सबसे पहले है टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन। अब यहाँ पर जो ये टीचिंग वर्ड है ये वर्ब प्लस आईएनजी से बना है। ये बना है टीच, वर्ब है और उसके साथ आईएनजी लगाने से बना है ये टीचिंग। ठीक है, तो ये वर्ब प्लस आईएनजी से बना है। अब देखते हैं कि ये जो शब्द है ये इस वर्ब का, ये जो इज वर्ब है इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट है, ये वर्ब का सब्जेक्ट है। तो जब वर्ब का कोई सब्जेक्ट होता है कोई शब्द, तो वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, या यूँ कह लीजिए कि किसी सेंटेंस में अगर कोई शब्द सब्जेक्ट होगा तो नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। बगैर नाउन या प्रोनाउन के कोई और शब्द सब्जेक्ट या जो सब्जेक्ट जो है नहीं बन सकता है। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सब्जेक्ट एक या तो नाउन हो सकता है ना प्रोनाउन हो सकता है। वैसे दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो ये व्हाट का आंसर भी है। देखिए, ये वर्ब है, वर्ब से पहले अगर हम व्हाट क्वेश्चन पुट अप करें और हम कहें कि व्हाट इज़ ए नोबल प्रोफेशन, तो आंसर मिलेगा टीचिंग। तो ये व्हाट का आंसर भी है। तो किसी सेंटेंस में अगर कोई शब्द वर्ब से पहले, ठीक है, वर्ब से पहले अगर कोई शब्द अगर व्हाट या हु का आंसर है, वर्ब से पहले अगर कोई शब्द व्हाट या हु का आंसर है तो वो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट केवल या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन ये है नहीं तो इसका मतलब ये नाउन है। ठीक है, ये टीचिंग वर्ड यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, इस वजह से ये नाउन है। और नाउन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर नाउन कोई ऐसा शब्द है जो वर्ब प्लस आईएनजी से बना है तो वो जीरेंड होता है। तो इस नज़रिए से, इस वजह से ये यहाँ पे जीरेंड है, टीचिंग, और ये सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, तो ये यहाँ पे जीरेंड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्मोकिंग सिगरेट कॉजेज कैंसर। अब इस सेंटेंस में स्मोकिंग वर्ड को देखिए, स्मोकिंग सिगरेट कॉजेज कैंसर। तो व्हाट कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। ठीक है, सिगरेट कॉजेज कैंसर नहीं होता। सिगरेट को जब तक नहीं पिएंगे, जब तक कोई सिगरेट को जब तक कोई धूम्रपान नहीं करेगा तो तब तक वो कैंसर नहीं कर सकती। अगर हम हाथ में लेंगे तो कैंसर थोड़ी होगा, या कोई बेचेगा तो कैंसर नहीं होगी। तो सिगरेट अकेले कैंसर नहीं कर, जब तक उसको स्मोक नहीं करोगे तब तक वो कैंसर थोड़ी करती है। तो स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे इस वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोज वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है स्मोकिंग। तो ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है। दूसरा, अगर हम ये देखें कि ये व्हाट से पहले व्हाट का आंसर है कि नहीं है, तो ये व्हाट का आंसर भी है। अगर हम वर्ब से पहले ये क्वेश्चन करें कि व्हाट कॉजेज कैंसर, तो जवाब मिलेगा स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। और सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो प्रोनाउन है नहीं तो ये नाउन है। तो पहला तो ये हमने ये डिसाइड कर लिया, हमें ये समझ में आ गया हमारे कि ये नाउन है। तो ये वर्ड नाउन है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये वर्ब प्लस आईएनजी से ही बना है। ठीक है, ये बना है स्मोक वर्ब और उसके साथ आईएनजी लगाने से स्मोकिंग बना है। तो वर्ब प्लस आईएनजी से बना हुआ शब्द नाउन का काम कर रहा है, तो ये भी यहाँ पे क्या हुआ, जीरेंड हुआ। अब यहाँ पे देखिए सिगरेट क्या है। तो देखिए, जो जीरेंड होते हैं क्योंकि ये वर्ब से बनते हैं, तो जिस प्रकार से वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं हम, वर्ब जो है ऑब्जेक्ट ले सकती हैं, तो क्योंकि ये वर्ब से बनते हैं जीरेंड आप देख रहे हैं वर्ब से बनते हैं, तो क्योंकि ये वर्ब से बनते हैं तो ये अपने साथ ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो जीरेंड के साथ हम ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। तो जैसा कि ऊपर वाले सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट नहीं था, टीचिंग, इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं था, अकेला जीरेंड था। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में, इसमें देखिए सिगरेट इसका ऑब्जेक्ट है, तो जीरेंड के बाद उसका ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है, जीरेंड के बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है।
नेक्स्ट देखिए, ही इज़ गुड एट रनिंग। अब यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हम जो वर्ड यूज करते हैं वो नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, जब अगर मान लीजिए कोई भी प्रीपोजिशन है, जैसे ऑफ है, इट है, इन है, ये अकेले यूज नहीं करते हैं, इनके बाद हम कोई ना कोई नाउन ज़रूर यूज करते हैं। प्रीपोजिशन जब भी आप यूज करेंगे तो कोई ना कोई आप नाउन ज़रूर यूज करेंगे, और जो नाउन यूज करेंगे वो नाउन उस प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये यहाँ पे इस प्रीपोजिशन का जो है ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट होता है। ये नाउन प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन यूज़ करेंगे वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद अगर हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करना है प्रीपोजिशन का, तो वो भी नाउन ही होता है, बगैर नाउन के और कोई वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के बाद जो ये वर्ड है, इस तरह ये वर्ड क्या है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, ये नाउन है। ठीक है, प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन है। तो ये वर्ड भी नाउन है और वर्ब प्लस आईएनजी से बना है, तो ये वर्ड भी यहाँ पे क्या हो गया, जीरेंड हो गया। ओके, आगे देखिए, आई लव स्विमिंग। अब यहाँ पे इस शब्द को देखिए, आई लव स्विमिंग, तो आई लव व्हाट, ये भी व्हाट का आंसर है। तो वर्ब के बाद व्हाट या होम का आंसर अगर कोई शब्द है तो वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है। तो इस तरह से ये जो शब्द है, क्योंकि ये व्हाट का आंसर है, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन है नहीं तो इसका मतलब ये नाउन है, और ये जो शब्द है जो नाउन का काम कर रहा है, ये वर्ब प्लस आईएनजी से बना है। तो वर्ब प्लस आईएनजी से बना हुआ शब्द अगर किसी सेंटेंस में नाउन का काम करता है तो वो क्या होता है, वो वहाँ पे जीरेंड होता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे जीरेंड है। ठीक है, तो इस तरह से हम जीरेंड को पहचान सकते हैं। जीरेंड एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक जीरेंड एक वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, तो यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद भी हम जीरेंड को यूज कर सकते हैं, तो प्रीपोजिशन के बाद जीरेंड का यूज हो रहा है। मतलब जहाँ जहाँ हम नाउन यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, वहाँ वहाँ हम जीरेंड यूज कर सकते हैं, जीरेंड प्लस वर्ब प्लस आईएनजी को। ठीक है, तो पहला तो ये था कि वर्ब प्लस आईएनजी हम सेंटेंस में जीरेंड की तरह यूज कर सकते हैं, अर्थात वर्ब प्लस आईएनजी किसी सेंटेंस में जीरेंड हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है वर्ब। अब वर्ब के लिए इन 3 एग्जाम्पल्स को देखिए। ही इज़ राइटिंग ए लेटर, दे वर वॉचिंग टेलीविज़न, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखिए, ये शब्द देखिए राइटिंग, ये शब्द देखिए वॉचिंग, ये वेटिंग, ये शब्द, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये वर्ब प्लस आईएनजी से बने हैं। ठीक है, ये राइट प्लस आईएनजी, वॉच प्लस आईएनजी, वेट प्लस आईएनजी, और इन सभी शब्दों से पहले बी की फॉर्म है, मतलब बी वर्ब आप देख सकते हैं यहाँ पे, इज, वर और बीन। तो इज जो होती है बी की फॉर्म होती है, वर भी बी की फॉर्म होती है, और बीन जो है वर्ब की बी की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी से पहले बी की फॉर्म है। तो वर्ब प्लस आईएनजी से पहले अगर आप बी देखते हैं, बी वर्ब देखते हैं, तो वहाँ पे ये जो वर्ब प्लस आईएनजी वाला शब्द होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, वर्ब होता है। ओके, और सेंटेंस जो होता है वो एक कंटिन्यूस टेंस में होता है। जैसे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है। तो इस तरह से वर्ब प्लस आईएनजी से बना गया शब्द सेंटेंस में वर्ब भी हो सकता है। लेकिन अगर वर्ब प्लस आईएनजी से बना गया शब्द, कोई शब्द सेंटेंस में वर्ब का काम कर रहा होगा, तो उस वर्ब प्लस आईएनजी से पहले बी की कोई फॉर्म आपको मिलेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ब प्लस आईएनजी से बना हुआ अगर कोई शब्द नाउन से पहले यूज होकर उस नाउन को डिस्क्राइब करता है, उस नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, तो वहाँ पर वर्ब प्लस आईएनजी से बना हुआ शब्द एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। मतलब वहाँ पे हम वर्ब प्लस आईएनजी से बने हुए शब्द को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ऐसे में जो वर्ब प्लस आईएनजी से बना हुआ शब्द है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा होता है। ठीक जिस तरह से एक एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज होकर उस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उस नाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक उसी तरह से वर्ब प्लस आईएनजी से बना हुआ शब्द भी एडजेक्टिव की तरह ही काम कर रहा होता है, और वो नाउन से पहले यूज होकर उस नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल। अब यहाँ पे
ये जो वर्ड है ये वर्ब प्लस आईएनजी से बना है, ठीक है, ये बना है इंटरेस्ट वर्ब और उसके साथ आईएनजी लगाने से। दूसरा, इसके बाद एक वर्ड है आर्टिकल। ये जो वर्ड है ये नाउन है और ये जो इंटरेस्टिंग वर्ड है इस आर्टिकल जो कि नाउन है इसको डिस्क्राइब कर रहा है। व्हाट टाइप ऑफ आर्टिकल? इंटरेस्टिंग आर्टिकल। तो यहाँ पे ये जो शब्द है क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो कोई भी वर्ब प्लस आईएनजी से बना हुआ शब्द अगर एडजेक्टिव जैसा काम करता दिखाई दे आपको सेंटेंस में तो वहाँ पर उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। जिस तरह से एक एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली भी यूज़ हो सकता है सेंटेंस में, प्रेडिकेटिवली भी यूज़ हो सकता है, ठीक उसी तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी अर्थात वर्ब प्लस आईएनजी वाले शब्द को भी हम एडजेक्टिव की तरह उस नाउन जिस नाउन को डिस्क्राइब करता है उस नाउन से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, उस नाउन के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब उसको एट्रीब्यूटिवली भी यूज़ कर सकते हैं एडजेक्टिव की तरह और एडजेक्टिव की तरह प्रेडिकेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। अब एट्रीब्यूटिवली, प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव कैसे यूज होते हैं मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। अगर वर्ब से पहले हम कोई एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कि जो एडजेक्टिव है वो एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे आर्टिकल से पहले ये एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा यूज हो रहा है, ये एट्रीब्यूटिवली कहेंगे हम इसको। जैसे एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको लेकर बताऊं तो अगर मैं कहूँ दिस इज ए रेड पेन, दिस इज ए रेड शर्ट लिख लेते हैं हम, दिस इज ए रेड शर्ट, ठीक है। और इसी सेंटेंस को मैं अगर ऐसे लिखूं द शर्ट इज रेड, तो यहाँ पे देखिए ये नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव यहाँ पे एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहा है, हम ऐसा कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है ये एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहा है क्योंकि नाउन से पहले है। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए एडजेक्टिव बाद में है, नाउन पहले है, तो ये एडजेक्टिव यहाँ पर किस तरह यूज हो रहा है, ये एडजेक्टिव यहाँ पर प्रेडिकेटिवली यूज हो रहा है। तो ठीक इसी तरह से जिस प्रकार से एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली भी यूज होते हैं, प्रेडिकेटिवली भी यूज होते हैं, तो ठीक इसी तरह से वर्ब प्लस आईएनजी से बना जो शब्द होता है अगर वो एडजेक्टिव का काम करे तो हम उसको एट्रीब्यूटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, प्रेडिकेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग है वो नाउन से पहले है, लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूँ द आर्टिकल इज़ इंटरेस्टिंग तो यहाँ पे नाउन पहले आ गया और ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो एडजेक्टिव का काम कर रहा था जो शब्द वो बाद में चला गया। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे एट्रीब्यूटिवली यूज हो रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पर हम कहेंगे ये प्रेडिकेटिवली यूज हो रही है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी सा एन एक्साइटिंग मैच। यहाँ पर एक वर्ड है एक्साइटिंग, ये बना है एक्साइट वर्ब से, ठीक है, और उसके साथ आईएनजी लगाने से और बन गया एक्साइटिंग। अब ये जो शब्द है ये नाउन से पहले यूज हो रहा है क्योंकि इसके बाद जो मैच वर्ड है ये एक नाउन है, नाउन से पहले यूज होकर ये इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। व्हाट टाइप ऑफ मैच? एक्साइटिंग मैच। तो ये इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर भी ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और वर्ब प्लस आईएनजी से बना गया अगर कोई शब्द एडजेक्टिव की तरह काम करे तो वहाँ पर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पर भी इसको भी हम जो है नाउन को पहले और इसको बाद में यूज कर सकते हैं। जैसे द मैच वाज एक्साइटिंग में नाउन पहले आ गया, एक्साइटिंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल थी वो बाद में चली गई। तो यहाँ पर ये एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहा है, यहाँ पर प्रेडिकेटिवली। तो इस तरह से जो वर्ब प्लस आईएनजी से बना कोई शब्द नाउन से पहले अगर यूज हो जाए तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगला सेंटेंस देखिए, द मैन स्टैंडिंग देयर इज़ माई अंकल। अब ये शब्द देखिए स्टैंडिंग, ठीक है, द मैन स्टैंडिंग देयर। अब ये यहाँ पे जो स्टैंडिंग ये जो वर्ड है ये इस मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अगर इस सेंटेंस को मैं थोड़ा खोल करके लिखूं तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल, ठीक है। ये यहाँ पे इस सेंटेंस को रिड्यूस करके लिखा हुआ है। ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस करके फ्रेज बना दी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से अगर किसी नाउन के बाद अगर कोई वर्ब प्लस आईएनजी वाला शब्द है और वो उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो आप उसको इस तरह से थोड़ा सा सेंटेंस को खोल कर लिख कर देख सकते हैं। तो अगर जब आप इसको थोड़ा बड़ा इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा और एक बी की फॉर्म लगानी पड़ेगी,
ठीक है। तो अगर ऐसे आप किसी सेंटेंस को बना सकते हैं, अगर कोई सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है नाउन उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, और तो उस सेंटेंस को जब आप खोलेंगे तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा हु, और उसके बाद एक बी की फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो अगर ये सेंटेंस ऐसे बन जाता है तो इसका मतलब ये इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। और वास्तव में जो हमारी प्रिंसिपल क्लोज है वो कहाँ है, वो है ये, द मैन इज़ माई अंकल, द मैन इज़ माई अंकल। लेकिन कौन सा मैन, हु इज़ स्टैंडिंग देयर। तो ये यहाँ पे जो स्टैंडिंग ये जो वर्ड है ये इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। चलिए आगे देखिए, द बॉय टॉकिंग टू माई अंकल इज़ माई ब्रदर। यहाँ पर भी देखिए द बॉय टॉकिंग टू माई अंकल, तो ये जो नाउन है इसके बाद जो टॉकिंग टू माई अंकल, ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज एक एडजेक्टिव का काम कर रही है। ये हमें इस जो बॉय नाउन है इसको डिस्क्राइब कर रही है। तो यहाँ पे इस फ्रेज में जो ये वर्ड है टॉकिंग टू माई अंकल, ये यहाँ पे पार्टिसिपल है, ठीक है। और ये यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, पार्टिसिपल फ्रेज। ये जो टॉकिंग टू माई अंकल है पार्टिसिपल फ्रेज है, इस तरह स्टैंडिंग देयर ये भी यहाँ पे पार्टिसिपल फ्रेज है। लेकिन जब आप सेंटेंस को थोड़ा बड़ा कर देंगे इस तरह से तो ये एडजेक्टिव क्लोज बन जाएगी, ठीक है। ये एडजेक्टिव क्लोज, ये यहाँ तक एडजेक्टिव क्लोज बन जाएगी। अगर आप इसको रिड्यूस कर देंगे तो जो है पार्टिसिपल फ्रेज बन जाएगी, और अगर आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे तो ये जो है एडजेक्टिव क्लोज बन जाएगी। इसको हम रिलेटिव क्लोज भी कह सकते हैं। ये सेंटेंस भी ठीक ऐसे ही बना हुआ है, द बॉय हु इज़ टॉकिंग टू माई अंकल इज़ माई ब्रदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखिए द बॉय, कौन सा बॉय, टॉकिंग टू माई अंकल। तो ये जो फ्रेज है इस नाउन को डिस्क्राइब कर रही है, तो इस नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। तो ये जो वर्ड है ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब ये, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है वो सेम फंक्शन करती है सेंटेंस में, तो इसको मतलब एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हैं और पार्टिसिपल फ्रेज भी कह सकते हैं। लेकिन बेटर रहेगा पार्टिसिपल फ्रेज कहें, क्योंकि इसमें मेन वर्ड पार्टिसिपल है। तो यहाँ पे इस तरह से भी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल आ सकती है। तो इस तरह से हमने देखा है यहाँ पे कि जो वर्ब प्लस आईएनजी से बना कोई शब्द है वो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह जब काम करता है तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। जब एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो वो किसी न किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा जिस तरह से एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है। तो जो काम एडजेक्टिव का होता है किसी सेंटेंस में नाउन को डिस्क्राइब करना, उसी तरह से अगर वर्ब प्लस आईएनजी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी तो वो भी एडजेक्टिव की तरह काम करेगी और किसी नाउन को जो है डिस्क्राइब करती हुई सेंटेंस में मिलेगी। आप प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह ही नहीं आ सकती है बल्कि एडवर्ब की तरह भी आ सकती है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लेकिन आपको ये जो फंक्शन है इसका ये समझने से पहले आपको पता होना चाहिए एडवर्ब क्या होती है। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा एडवर्ब क्या होती है तो आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एडवर्ब क्या होती है। तो देखिए पहला सेंटेंस है द बॉय एंटर्ड द रूम विशलिंग। अब यहाँ पे इस शब्द को देखिए विशलिंग को। अब ये जो शब्द है यहाँ पे ये हाउ का आंसर दे रहा है, हाउ। तो जब भी किसी सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द है जो व्हेन का आंसर दे, वाई का आंसर दे, वेयर का आंसर दे, हाउ का आंसर दे, या अंडर व्हाट कंडीशन, ठीक है, अंडर व्हाट कंडीशन, इनका आंसर दे। अगर कोई शब्द है सेंटेंस में जो इनका आंसर है तो वो शब्द एक एडवर्ब होता है। और एडवर्ब के रूप में जो वर्ब प्लस आईएनजी आता है तो उसको भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में नहीं बल्कि एडवर्ब के रूप में भी आ सकता है। तो ये देखा जाता है कि वो आ किस रूप में रहा है। अगर वर्ब प्लस आईएनजी वाला शब्द किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो वहाँ पर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन वो वहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। अगर कोई वर्ब प्लस आईएनजी वाला शब्द जो ना नाउन के रूप में आ रहा है ना एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं एडवर्ब के रूप में हो सकता है। तो उसको आप देख सकते हैं सेंटेंस में, कैसे देख सकते हैं वही मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन एडवर्ब के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है इससे पहले कि एडवर्ब क्या होती है। तो देखिए द बॉय एंटर्ड द रूम विशलिंग।
तो यहाँ पर ये हाउ का आंसर है कि द बॉय एंटर्ड द रूम हाउ, कैसे वो बच्चे ने कमरे में प्रवेश किया, तो सीटी बजाते हुए, तो विशलिंग, ठीक है। या हम कह सकते हैं जंपिंग, कूदते हुए। तो यहाँ पर ये हाउ का आंसर है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन ये एडवर्ब का काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वॉकिंग टू स्कूल शोहन साए स्नेक। अब यहाँ पर ये जो वॉकिंग है, ये जो फ्रेज है, ये सारी जो फ्रेज है, फ्रेज क्या होती है? फ्रेज एक ऐसा शब्दों का समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो, वो क्लोज भी हो सकती है और वो सेंटेंस भी हो सकता है। क्लोज तब होगी जब उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, सेंटेंस तब होगा जब उसका मीनिंग कंप्लीट होगा। ओके, ये छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये। तो इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये शब्दों का समूह है, वॉकिंग टू स्कूल, ठीक है। ये मीनिंग तो कन्वे कर रहा है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है, और वैसे सब्जेक्ट वर्ब इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो भी नहीं है, तो एक फ्रेज है। लेकिन ये फ्रेज हमें क्या बता रही है? ये फ्रेज हमें बता रही है कि जो मेन वर्ब, जो क्लोज है, उसमें जो एक्शन हुआ वो कब हुआ, ठीक है। तो कब, ये वहन का आंसर है। तो ये यहाँ पे एक एडवर्बियल जो है फ्रेज है ये, ठीक है। एडवर्बियल फ्रेज में क्या होगा? एडवर्ब होगी, तो ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, और एडवर्ब का काम कर रहा है तो ये क्या है? ये यहाँ पे एक पार्टिसिपल है, और जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में भी आ सकता है और एडवर्ब के रूप में भी आ सकता है। तो अगर इस सेंटेंस को हम एक्सटेंड करें तो ये हो जाएगा, वहन सोहन was walking to school he saw a snake, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखें इस सेंटेंस को, तो ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा, व्हेन सोहन वाज वॉकिंग टू स्कूल ही saw a snake। अब इस सेंटेंस को रिड्यूस करके ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने एक वीडियो बना रखा है मैंने, हाउ टू रिड्यूस एडवर्ब क्लोजेस। तो ये एडवर्ब क्लोज है, आप देख रही हैं ये एडवर्ब क्लोज है, व्हेन सोहन वाज वॉकिंग टू स्कूल। अब ये एक ऐसा शब्दों का समूह बन गया जिसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, वाज वॉकिंग, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अगर आप कहेंगे व्हेन सोहन वाज वॉकिंग टू स्कूल और इतना ही कहकर रुक जाएंगे, तो आप क्या कह रहे हैं ये सामने वाला नहीं समझेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। तो इस तरह से इस क्लोज को रिड्यूस करके ऐसे लिख रखा है। लेकिन आप ऐसा लिख कब सकते हैं, मतलब क्लोज को रिड्यूस कब कर सकते हैं? क्लोज को रिड्यूस तभी कर सकते हैं जब सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज, अर्थात ये एडवर्ब क्लोज और जो प्रिंसिपल क्लोज है उसका सब्जेक्ट सेम हो। अब यहाँ पे सोहन सब्जेक्ट है इसका, यहाँ पे भी इस क्लास का भी सब्जेक्ट सोहन ही है, ठीक है। वॉकिंग कौन कर रहा था? सोहन। सांप किसने देखा? सोहन ने। तो जब प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज का सब्जेक्ट सेम हो तो ही हम इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस तरह से रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसके सब्जेक्ट को चेंज कर दूँ, वॉकिंग टू स्कूल ए स्नेक बिट सोहन, ठीक है। मतलब हम कह रहे हैं कि स्कूल जाते समय एक सांप ने सोहन को काट लिया। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट मैंने चेंज कर दिया इस क्लोज का। अब इस क्लोज का जो सब्जेक्ट है वो चेंज कर दिया है, तो इसका तो सोहन है, सब्जेक्ट इसका है स्नेक, तो हम इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसको इस तरह से अब रिड्यूस कर भी देंगे तो इसका मीनिंग ये निकलेगा कि ये जो पार्टिसिपल है यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि जो पार्टिसिपल होती है वो वर्ब का काम भी करती है, ठीक है, उसमें वर्ब की फीचर्स भी होती हैं। तो यहाँ पे ये जो यहाँ से इस पार्टिसिपल से जिस एक्शन का बोध हो रहा है, इस एक्शन को करने वाला भी ए स्नेक ही है। तो हम ऐसा तो नहीं हो सकता इस मीनिंग में, इस सेंटेंस में हम ये तो नहीं कहना चाहते कि भाई इसका सब्जेक्ट भी स्नेक ही है। लेकिन अगर आप इस तरह से रिड्यूस कर देंगे, यहाँ पर जो है एक फ्रेज रख देंगे, एडवर्बियल फ्रेज, और यहाँ पे कोई ऐसा अगर सेंटेंस बना देंगे, कोई प्रिंसिपल क्लोज बना देंगे यहाँ पे, और तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्लोज का सब्जेक्ट होगा वही इस पार्टिसिपल का जो है सब्जेक्ट कहलाएगा। ग्रामर में ये रूल है। तो यहाँ पे अगर आप इसको ए स्नेक लिख देंगे तो इसका मतलब ये जो स्कूल की तरफ जा रहा था वो स्नेक ही जा रहा था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो मीनिंग ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा इनको रिड्यूस करते समय आप उन्हीं दो क्लॉजेस को इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं जिनका सब्जेक्ट सेम हो। तो यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट सोहन है, वहाँ पर भी ही सोहन ही है, तो इसको हम रिड्यूस इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट डिफरेंट है तो हम इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आफ्टर फिनिशिंग माई होमवर्क आई वेंट टू बेड।
अब यहाँ पे देखिए फिनिशिंग, ठीक है, और आफ्टर फिनिशिंग माई होमवर्क, ये भी एक ऐसी फ्रेज है यहाँ से लेके यहाँ तक जिसमें ना तो सब्जेक्ट है ना वर्ब है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इसमें है ही नहीं। तो एक फ्रेज है, और ये फ्रेज क्या काम कर रही है, ये प्रिंसिपल क्लास में जो कार्य हुआ उसका टाइम बता रही है। आई वेंट टू बेड, मैं बेड कब गया, ये वैन का आंसर दे रही है, वैन, ठीक है, ये वैन का आंसर दे रही है। ये फ्रेज भी वैन का आंसर दे रही थी। तो वैन का आंसर देने वाली क्या होती है, एडवर्ब होती है, ठीक है। तो ये एडवर्बियल फ्रेज है ये भी, और एडवर्बियल फ्रेज में जो वर्ब प्लस आईएनजी वाला वर्ड है ये क्या होगा, ये पार्टिसिपल होगा, क्योंकि एडवर्ब का काम कर रहा है तो पार्टिसिपल होगी, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पर भी। इसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, आफ्टर आई फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू बेड, ठीक है ना। इसको भी आप इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये बन गया, ये क्लॉज बन गई पूरी, ठीक है, और ये दूसरी क्लॉज बन गई, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और प्रिंसिपल क्लॉज है, और हमने इस सेंटेंस को ये रिड्यूस करके लिख रखा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी सब्जेक्ट आई है और यहाँ पर भी सब्जेक्ट आई है, दोनों क्लॉजेस का सब्जेक्ट सेम है, तो ये ऐसा पॉसिबल हो पाया, ठीक है ना, तो ये हम इसको रिड्यूस कर पाए। तो ये यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज है यहाँ पे, क्योंकि एडवर्बियल फ्रेज, तो एडवर्बियल फ्रेज में अगर कोई वर्ब प्लस आईएनजी वाला शब्द है वो पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस तरह से कोई फ्रेज अगर एडजेक्टिव का काम कर रही होगी, किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रही होगी, तो एडजेक्टिव का काम कर रही होगी कोई फ्रेज, तो वहाँ पर भी जो वर्ब प्लस आईएनजी वाला शब्द है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे देखिए, हैविंग ए टेस्ट नेक्स्ट वीक सी इज स्टडिंग हार्ड, सी इज स्टडिंग हार्ड। तो यहाँ पे हैविंग ए टेस्ट नेक्स्ट वीक, ये भी एक फ्रेज है, ठीक है ना। अब ये फ्रेज क्या काम कर रही है, ये जो क्लोज है इसमें दिए गए एक्शन का कारण बता रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बिकॉज सी हैज़ ए टेस्ट नेक्स्ट वीक, बिकॉज सी हैज़ ए टेस्ट नेक्स्ट वीक सी इज स्टडिंग हार्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर भी इस क्लोज को ही रिड्यूस कर रखा है, ओके। तो ये रीजन बता रही है हमें, ये सारी फ्रेज क्या बता रही है, रीजन, ये वाई का आंसर दे रही है कि वो स्टडी, वो कड़ी मेहनत क्यों कर रही है, ठीक है ना, वो मतलब इतनी ज़्यादा क्यों पढ़ रही है, क्योंकि उसका नेक्स्ट हफ्ता जो है एक टेस्ट है। तो जो वो शब्द या कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लोज अगर वाई का आंसर दे तो वो क्या होती है, वो एडवर्ब होती है। अगर एक शब्द है तो एडवर्ब, एक से ज़्यादा शब्द है तो एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। और यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रही है, तो इसमें जो वर्ब प्लस आईएनजी वाला शब्द है वो एक एडवर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि वर्ब प्लस आईएनजी अगर एडवर्ब का काम करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होगी। आगे देखिए, एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, ये इसको रिड्यूस हम क्यों कर पाए, क्योंकि यहाँ पे इसका सब्जेक्ट सी है, यहाँ पर भी सी है, ओके। आगे देखिए, बिफोर बाइंग द हाउस माई फ्रेंड डिड ए लॉट ऑफ रिसर्च। यहाँ पे देखिए बिफोर है, बिफोर के बाद ये वर्ब प्लस आईएनजी है, तो यहाँ पे ये बिफोर बाइंग द हाउस, तो ये फ्रेज है जिसमें सब जो है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये फ्रेज है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता तो ये क्लोज या सेंटेंस हो सकती थी। ये क्या काम कर रही है, ये काम कर रही है वहन का। माई फ्रेंड डिड ए लॉट ऑफ रिसर्च, मेरे फ्रेंड ने एक बहुत ज़्यादा रिसर्च की, तो कब की, ये कब का आंसर दे रही है, कब की, ठीक है। तो कब का आंसर दे वो क्या होती है, वो एडवर्ब होता है, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लोज, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये एडवर्ब फ्रेज है एक, और इसमें जो वर्ब प्लस आईएनजी वाला शब्द है वो एक एडवर्ब का काम कर रहा है, तो इसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। और एडवर्बियल फ्रेज में भी जो वर्ब प्लस आईएनजी वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा एक्सटेंड करके, बिफोर, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, यही होगा, बिफोर माई फ्रेंड bought the house he did a lot of research, ठीक है। इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट माई फ्रेंड हो गया, यहाँ पे भी ही हो गया, ही भी वही है जो मेरा फ्रेंड है, दोनों सेम पर्सन है। आगे देखिए, बीइंग लेट सी वाज पनिश्ड बाय द टीचर। अब यहाँ पे देखिए, बीइंग लेट, ये एक फ्रेज है, क्या काम कर रही है, रीजन बता रही है कि उसको टीचर के द्वारा क्यों दंड दिया गया। तो
इसको जब हम अगर एक्सटेंड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा बिकॉज ही वॉज, सॉरी सी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सी है तो इसका सब्जेक्ट भी सी होगा, तो बिकॉज सी वॉज लेट, बिकॉज सी वॉज लेट सी वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर जो ये बीइंग है ये वर्ब प्लस आईएनजी से बना है। वर्ब प्लस आईएनजी मतलब बी प्लस आईएनजी से बना है ये, और बी एक वर्ब होती है, तो बी प्लस आईएनजी से बना है तो बीइंग हो गया। तो यहाँ पर ये जो शब्द है क्योंकि एडवर्बियल फ्रेज में यूज हो रहा है तो यहाँ पर ये इसको भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई शब्द वर्ब प्लस आईएनजी से बना है और अगर कोई वो शब्द अगर हाउ का आंसर है, जिस तरह से फर्स्ट सेंटेंस में था, तो अगर ये हाउ का आंसर है तो ये एडवर्ब होगी। और अगर ये वर्ब प्लस आईएनजी वाला शब्द किसी एडवर्बियल फ्रेज में आ रहा है, जैसे सारी एडवर्बियल फ्रेजेस हैं ये, तो अगर किसी एडवर्बियल फ्रेज में आ रहा है तो वो तब भी हम उसको जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। अगर कोई जो है एडजेक्टिव फ्रेज में आ रहा है तो भी हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। तो वर्ब प्लस आईएनजी वाला शब्द अब तक हमने देखा है कि नाउन की तरह आ सकता है सेंटेंस में। हम वर्ब प्लस आईएनजी वाले शब्द को नाउन की तरह नाउन की तरह सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जो वर्ब प्लस आईएनजी वाले शब्द को नाउन की तरह यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं जीरेंड। ठीक है, उसको हम कहते हैं जीरेंड। अगर वर्ब प्लस आईएनजी वाला शब्द किसी सेंटेंस में किसी नाउन को डिस्क्राइब करता मिले तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी वाला शब्द किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर वर्ब प्लस आईएनजी वाला शब्द किसी ऐसी फ्रेज में आ रहा है जो नाउन को डिस्क्राइब कर रही है तो उस फ्रेज में जो वर्ब प्लस आईएनजी वाला शब्द है उसको भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहेंगे। ओके, और उसके बाद हमने ये देखा, अब अगर कोई वर्ब प्लस आईएनजी वाला शब्द किसी एडवर्ब फ्रेज में आ रहा है, एडवर्बियल फ्रेज में आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि वर्ब प्लस आईएनजी वाले शब्द को हम किसी कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, तो वर्ब प्लस आईएनजी वाला शब्द वर्ब के रूप में भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।